अच्छा, फिल्टरेशन के बाद से दो फंक्शन बचता है हमारे नेफ्रॉन का, एक रीएब्जॉर्प्शन और दूसरा सिक्रीशन। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। फिल्टरेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ हुआ? बोमेंस कैप्सूल के अंदर हुआ। बोमेंस कैप्सूल में फिल्टरेशन के बाद से जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको फिल्टरेट कहते हैं हम लोग। वो फिल्टरेट है वो आया प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर। देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर ना उस फिल्टरेट के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका 70 to 80% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट बाइकार्बोनेट आयन होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम आयन होता है। उसका 70 to 80% रीएब्जॉर्ब कहाँ हो जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो 70 to 80% वाटर का भी एब्जॉर्प्शन वहीं पर होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल जो होता है इसी में 100% न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल का 100% रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर ही फिनिश हो जाता है। अच्छा, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है, ठीक है। सेलेक्टिव सिक्रीशन किस लिए करती है? वाटर को जो पीएच है, पीएच को बैलेंस करने के लिए। और यहीं पर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन 100%, इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% और वाटर 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज है, जो अमाइनो एसिड है और जो सोडियम आयन है, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्प्शन होता है। यस, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। और जो वाटर है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है, जिस ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज हो उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एटीपी यूज नहीं हो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल की। प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के बाद से ये जो फिल्टरेट है ये आता है हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो होता है ना, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में बहुत ही मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा फिल्टरेट से, तो फिल्टरेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा बताएं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा ना, तो जो फिल्टरेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे फिल्टरेट का कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा। और फिल्टरेट कैसा होता चला जाएगा स्टूडेंट? फिल्टरेट होते चला जाएगा हाइपर ऑस्मोटिक। कैसा? हाइपर ऑस्मोटिक होते चला जाएगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ये हाइपर ऑस्मोटिक होते चला जाता है फिल्टरेट। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली से कहाँ आता है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। बेटा जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक थिन एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और दूसरा थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, है ना। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो थिन एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है या थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, NaCl के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है ना। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl occurs in ascending loop of Henle, ठीक है। अच्छा, अगर फिल्टरेट से NaCl को निकालेंगे तो फिल्टरेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा?
बेटा फिल्टरेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर जो है फिल्टरेट यहाँ पर फिल्टरेट का कंसंट्रेशन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में फिल्टरेट का कंसंट्रेशन कम होता है। NaCl रीअब्जॉर्ब होगा तो फिल्टरेट का कंसंट्रेशन कम होगा ना, और जब फिल्टरेट का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो हो जाएगा हाइपोऑस्मोटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हाइपरऑस्मोटिक और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में NaCl के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से हाइपोऑस्मोटिक होकर के फाइनली वो आता है डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में। देखिए जो डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम आयन और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कुछ कंडीशन फुलफिल होंगे तो वो रीअब्जॉर्प्शन होगा, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे जो हमारा सोडियम आयन है, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन जो है एक हार्मोन करवाता है जो एडिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होगा और यहाँ से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम आयन जब रीअब्जॉर्ब होता है तो वाटर इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इट, वाटर भी उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या है कि हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मीन्स वेसोप्रेसिन। ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मीन्स वेसोप्रेसिन। तो ये जो वेसोप्रेसिन है ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा एंड दिस वाटर इज ओवलाइज्ड टू फॉलो सोडियम आयन। Okay, and then antidiuretic hormone secreted by posterior pituitary gland causes reabsorption of water. ठीक है, यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पीएच को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है। यहाँ पर पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन होता है ना। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड NH3 होता है यहाँ पर। ओके, इससे पीएच और आयन बैलेंस सही होता रहेगा। ठीक है, फाइनली इसके बाद से ये जो फिल्टरेट है वो आ जाता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। देखो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट मैंने अभी तक जितने भी पार्ट बताए उसमें लूप ऑफ हेनली छोड़ करके बाकी जो पोर्शन था वो कहाँ था, कॉर्टेक्स में था ना। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और ज़्यादातर पार्ट मेडुला में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम, कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, यहाँ पर बड़े अमाउंट का वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब इन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्यों रीअब्जॉर्ब होगा, उससे यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कलेक्टिंग डक्ट में ही वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवा के यूरिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर क्या है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा सा यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। यस, ये देखें यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना, होता है। यूरिया जो वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब ट्यूब्स के बीच का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलारिटी, हाई ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करके रखने के लिए वहाँ पर यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। फाइन, देन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का भी सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। ओके, तो एक बार समराइज कर देते हैं कि हमारा जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में 100% न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड देन 70 to 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिस्टल का जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में सोडियम जो सिर्फ वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए यहाँ पे फिल्टरेट
हाइपर ऑस्मोटिक होते चला जाता है। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनली का दो पार्ट है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। दोनों में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे फिल्टरेट हाइपो ऑस्मोटिक हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल में सोडियम आयन और वाटर का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके लिए जो हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं वो एल्डोस्टेरॉन है जो सोडियम आयन का, और ADH जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। फिर जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा सा होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए वाटर का भी बड़े लेवल पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तो भाई बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे किडनी के फंक्शन की बात हो गई, है ना। यहाँ पे हमने सिक्रीशन भी डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे हम